नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें लगभग 78% नाइट्रोजन गैस होती है। यूरिया में 46% होती है। और यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है ना, वो अमोनिकल फॉर्म में होती है। और जिस यूरिया को हम खेत में डालते हैं, छट्टा मारते हैं, नमी में मिलने के बाद उसमें एक नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होती है। मतलब कि जो अमोनिकल फॉर्म से यूरिया जो है नाइट्रेट फॉर्म में बदल जाती है, फिर पौधों को मिलती है। 2-3 दिन के बाद ये पौधों को मिलनी शुरू हो जाती है। और जो ये यूरिया फैक्ट्री में बनती है, उसका नाइट्रोजन का सोर्स क्या होता है, कहाँ से आती है वो नाइट्रोजन? वो नाइट्रोजन ऊपर वातावरण में होती है। बहुत बड़ा प्लांट होता है ये, जो यूरिया बनाने का प्लांट होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर का प्रयोग करते हैं, रिएक्शन होते हैं, फिर उसको एकदम से ठंडा कर देते हैं, मतलब फिर दाने बनते हैं। तो हर एक यूरिया प्लांट में 46% नाइट्रोजन होती है। कुदरत से ही लेते हैं, लंबा प्रोसेस है। लेकिन आप ये देखो कि नाइट्रोजन जो है मिलती वातावरण से ही है। आज की वीडियो में हम भी वातावरण से नाइट्रोजन को अपने खेत की मिट्टी में, पौधों की जड़ों में कैसे फिक्स कर सकते हैं, ये सीखेंगे। वंडरफुल बात है ना। और फिर ये पौधों को अवेलेबल हो जाएगी। इसी तरह फास्फोरस और पोटाश की भी बात करूंगा। फ्री जैसा होगा, फ्री में हमें एनपीके सारे जो है ना तत्व मिलने शुरू हो जाएंगे। सस्ता आसान तरीका बताऊंगा, करके दिखाऊंगा कि कैसे मैंने गेहूं की बिजाई में इनका प्रयोग किया। बाजार से एक बोतल खरीदकर 50 बोतल बनाई, फ्री में 20-30 रुपए के खर्चे में बनाई। अब नाइट्रोजन की बात तो मैंने कर दी। अब कैसे दो तत्व और हैं, फास्फोरस और पोटाश, इनको भी कैसे पौधों को उपलब्ध करवाया जा सकता है। ये फास्फोरस और पोटाश जो है हमारे खेत की मिट्टी में पड़ी थी लेकिन उपलब्ध नहीं थी। ये सब कुछ जो है ना एक ही बारी में हुआ, एक साथ हुआ, अलग से कुछ नहीं किया। तीनों जो तत्वों को जो है ना एक ही बोतल से 50 बोतलें बनाई गई थी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन अगर हम खुद सीख जाएं अपने खेत में करना, कोई नहीं सिखाता, कोई कंपनी नहीं बनाती। हर एक कंपनी कहते हैं जी एक बोतल को 1 एकड़ में डाल दो। मैं आज आपको ये बताऊंगा एक बोतल की 50 बोतल कैसे बनाई जाए 20-30-50 रुपए में। ये सब कुछ पॉसिबल है। प्रकृति में, खेत में, जड़ों में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो वातावरण में से नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, फिर नाइट्रोजन को अमोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये सब जीवाणुओं का काम है, खेत में होते हैं, फिर वह पौधों को अवेलेबल हो जाती है। आज मैंने ऐसा टॉपिक चुना है जो आपको पसंद आएगा, क्योंकि फायदा ही फायदा है इसमें। और जिन भाइयों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक तो आप मेरी वीडियोस को कर ही रहे हो, जिन्होंने लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दो। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, मेरी खेती सच्ची खेती को सब्सक्राइब भी करते चलो, रिक्वेस्ट है जी। और फास्फोरस जो हमें मेनली डीएपी से प्राप्त होती है, इसके अंदर 46% फास्फोरस होता है। या फिर एनपीके 12-32-16 हम प्रयोग करते हैं, उसमें 32% होती है। खेत में डालते हैं तो 30 से 35% ही पौधों को अवेलेबल होती है। ये मूव नहीं कर सकती, जड़ों को इसके पास ही जाना होता है। कुछ ये मेनली खेत में फिक्स हो जाती है, ज़्यादा जो है ना पौधों को अवेलेबल नहीं होती। उसी के ऊपर साइंटिस्ट हमें कहते हैं जी 50 किलो डालो, 55 किलो डालो। बाकी की जो फास्फोरस का क्या होता है, बाकी की फास्फोरस जो है ना खेतों में पड़ी रहती है, मिट्टी के साथ ना फिक्स हो जाती है, पौधों को उपलब्ध नहीं होती। तो उस फास्फोरस को पानी में सोलुबल बनाकर, घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध करवाने के लिए भी जीवाणु हैं। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, साइंटिस्ट ने, कंपनियों ने उन जीवाणुओं को इकट्ठा करके हमारे को बेचने लग गए। तो बाजार से एक बोतल खरीदनी है, ज़्यादा नहीं खरीदनी है, उसको मल्टीप्लाई हम खुद करेंगे। इन जीवाणुओं को फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया कहते हैं, पीएसबी कहते हैं। आपने जरूर सुना होगा। आप अपनी खेत की मिट्टी चेक करवा कर देख लो, इसी में फास्फोरस की मात्रा आपको ज़्यादा मिलेगी। फास्फोरस फिक्स हो जाती है, पड़ी रहती है। तभी तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी कहती है, उसकी भी रिकमेंडेशन भी ये है कि गेहूं में अगर आप डीएपी का प्रयोग कर रहे हो तो धान में आप ना करो, क्योंकि फास्फोरस के लिए हम डीएपी यूज़ करते हैं। तो धान जो है ना ऐसे ही तैयार हो जाती है। पोटाश की बात करूँ तो पोटाश काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है। 1700 रुपये का एक बैग हो गया 50 किलो का। म्यूरेट ऑफ पोटाश कहते हैं, 60% पोटाश होता है इसके अंदर। कुछ किसान भाइयों ने कम डालना शुरू कर दिया है, कईयों ने बंद कर दिया है, लेकिन पोटाश बहुत ज़रूरी है हमारी फसल के लिए। मतलब मेन जो है ना तत्व है ये। पोटाश से सुंदरता आती है, बोल्डनेस आती है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति आती है। मतलब चीज़ सुंदर होएगी। धान में ज़्यादा प्रयोग करते हैं, गेहूं में भी करना चाहिए। अब पोटाश की बात करता हूं तो पोटाश जो है ना पानी में घुलनशील है, ठीक है, लेकिन जमीन के अंदर ये 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा मूव नहीं कर सकती। अब ये इतना जो होता है ना, ये 2.5 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर तो इतना हुआ, तो इससे ज़्यादा तो जड़ को इसके पास ही जाना पड़ता है। तो कई बार ये पड़ी होती है लेकिन जड़ों को अवेलेबल नहीं होती, पानी के साथ घुल के मिलती है, सारी बात ठीक है, लेकिन अवेलेबल नहीं होती।
तो इसके लिए बैक्टीरिया है पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, KMB बोलते हैं इसको। दूर पड़ी जड़ों जो है ना तो भी कोई परवाह नहीं, ये जाके बैक्टीरिया इसको ना घुलनशील बना देते हैं और जड़ों को उपलब्ध करवा देते हैं। तो सारे जीवाणु जो है ना आप किसी भी फसल में डाल सकते हो, सरसों में, गन्ना में, आलू में, सब्जी में, जिस जिसमें हमें NPK की जरूरत होती है, ठीक है, किसी भी फसल में हम डाल सकते हैं, कभी भी डाल सकते हैं। अगर हर बार हम अपने खेत में हर एक खेत के लिए अलग से बाजार से बोतल अलग से खरीदें, नाइट्रोजन की अलग खरीदें, फास्फोरस की अलग खरीदें, पोटाश की अलग खरीदें, अब ये तीनों जो है ना एक बोतल में मिलने लग गए हैं, ठीक है जी। तीनों को NPK कंसोर्शिया बोलते हैं। मिक्स वाली बोतल खरीदो और उस बोतल को मल्टीप्लाई करो, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, आसान है और सस्ता है। और इसको एक और बात भी बताऊंगा कि भाई उनको अगले साल के लिए, अगली फसल के लिए कैसे हम स्टोर कर सकते हैं, फिर हम इनको एक्टिवेट करके अगले सीजन में, अगली फसल में फिर कैसे प्रयोग कर सकते हैं। अब ये तीनों NPK एक साथ ही मिलते हैं, लिक्विड कंसोर्शिया बोलते हैं इनको। ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं ना, इनको तो अजैटोबैक्टर बोलते हैं, और ये राइजोबियम बोलते हैं दाल वाली को। ये जो है ना एक बोतल के अंदर 1×10⁸ लिखा हुआ है, ये लगभग ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये 10 करोड़ के करीब हो गए। जो नाइट्रोजन वाले बैक्टीरिया जो है 1 लीटर की बोतल में कंसोर्शिया में 10 करोड़ होते हैं। और नीचे भी आप देख रहे हो ये फास्फोरस के लिए हैं और ये पोटाश के लिए। 10 करोड़ फास्फोरस वाले होते हैं। जो फास्फोरस वाले होते हैं इनको PS भी कहते हैं, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया। और ये पोटाश वाले होते हैं, पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं। ये 1 लीटर के अंदर 10 करोड़ नाइट्रोजन वाले, 10 करोड़ फास्फोरस वाले और 10 करोड़ पोटाश वाले होते हैं। तीनों की कीमत जो है वो इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस जो है ना, ये सिर्फ 200 रुपये आपको दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पर 200 रुपये में ये मिल जाती है। अच्छा, बीज उपचार के लिए आधा लीटर कंसोर्शिया को, इस बायो फर्टिलाइज़र को 2-3 लीटर पानी में मिलाकर 50 से 60 किलो बीज के लिए उपयोग कर लो। अब रूट ट्रीटमेंट के लिए, जड़ उपचार के लिए इस आधा लीटर को 4-5 लीटर पानी में भिगोकर मिलाकर तो जो है ना 20-30 मिनट के लिए 1 एकड़ की पौध को भिगो कर रख दो। मतलब 1 एकड़ की पौध के लिए आधा लीटर काफ़ी है। अब सॉइल ट्रीटमेंट के लिए, मृदा उपचार मिट्टी में मिलाने के लिए जैसे मैंने किया है, ये 1 लीटर बायो फर्टिलाइज़र को 1 एकड़ एरिया में डालना है। 50 से 100 किलोग्राम या तो मिट्टी, सॉइल ले लो, मिट्टी ले लो, रेत ले लो या कंपोस्ट ले लो। मैंने देसी खाद ली है और मैंने तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया था, जैसे 1 बोतल की 50 बोतल बनाई है। इनको फिर मैं काफ़ी ज़्यादा एकड़ में प्रयोग करूँगा। अब इन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश वाले कंसोर्शिया को, जीवाणुओं को मल्टीप्लाई करने के लिए इनको भोजन देना पड़ेगा। इनका भोजन है गुड़। गुड़ जो है ना 2 किलो गुड़ 200 लीटर पानी के लिए बहुत है, तो 200 लीटर तक हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 लीटर गुड़ से मैंने आधा किलो गुड़ 2 जगह 25-25 लीटर पानी में प्रयोग किया है। तो गुड़ को पहले घोल लो, फिर उस घोल को जो है ना ड्रम में डाल लो। अगर कुछ गुड़ बच जाता है तो इसको हम दोबारा भी घोल सकते हैं, थोड़ा कूट पीट कर अच्छी तरह से घोल लें, फिर इसको दोबारा ड्रम में डाल दें। तो 1 बोतल से मैंने 50 लीटर बनाया है, मतलब कि 50 बोतल मल्टीप्लाई होगी। आप 200 लीटर तक, 200 बोतल तक बना सकते हो, ठीक है जी। फिर इसमें मैंने क्या किया है, 25 लीटर में ये लगभग ये NPK कंसोर्शिया अंदाजे से आधा लीटर डाल दिया है। तो आधा लीटर मैंने 2 जगह किया है। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। ये तो एक जामन है, जैसे दही लगाते हैं ना, थोड़ा लगा दिया, ज़्यादा लगा दिया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है जी। फिर इसको छाया में रख दो 4-5 दिन के लिए, हिलाते रहो। रोज दिन में एक बारी आप इसको हिलाते रहो, डंडे से घुमाते रहो। जब आप इसको डंडे से हिलाओगे, तो रोज हिलाओगे, तो 3-4 दिन के बाद आपको ऊपर ऐसी झाग सी दिखने लग जाएगी। हिलाने से सांस लेने की आवाज़ भी आएगी, कान ध्यान लगाकर सुनोगे ना, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका निशान यही है। तो अब आप इसको प्रयोग कर सकते हो। मैंने तो अब इस मल्टीप्लाई किए हुए NPK कंसोर्शिया मिश्रण को देसी खाद में मिलाया है। थोड़ा थोड़ा जो है ना पानी छिड़कते जाओ, ये वाला मिश्रण छिड़कते जाओ और इसको मिक्स करते जाओ। खाद को अच्छी तरह से मिक्स करो, ना ज़्यादा गीला हो ना सूखा हो। अब इस खाद को चाहो तो तुरंत प्रयोग में लाओ या फिर कुछ दिनों बाद प्रयोग कर सकते हो। ये खाद में भी बढ़ते रहेंगे, बस थोड़ी सी नमी मेंटेन रखनी है, नमी चाहिए। इस मिश्रण को आप बीज उपचार में भी कर सकते हो, पौधों की जड़ों में भिगो कर रोपाई करने में, या सिंचाई के साथ जो है ना, पानी जब सिंचाई का देते हैं, बिजाई से पहले स्प्रे भी कर सकते हो, सिंचाई के साथ भी दे सकते हो। एक ड्रम की टूटी आप लगा दो, उसमें खोल दो, तो ये हो सकता है। अगर खाद नहीं है तो आप मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते, खेत की मिट्टी प्रयोग कर सकते हो। बस इसको किसी भी केमिकल या फर्टिलाइज़र से बचाना है। इसके साथ कोई केमिकल का प्रयोग ना करो, ना पहले करो ना बाद करो। 3-4 दिन का फ़र्क दे दो
तो ज़्यादा ठीक है। ये जिंदा जीवाणु है, नाराज हो जाएंगे। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस तरह से बुरबुरी हो जाती है। तो इसको आप खेत में, अच्छा जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं ना, जो अनाज के लिए तो उनको अजैटोबैक्टर कहते हैं, दाल वाली फसलों के लिए उनको राइजोबियम कहते हैं, आप सबने सुना होगा। आप इसको बिजाई के समय प्रयोग कर सकते हो, बाद में पानी देने से पहले भी प्रयोग कर सकते हो, पानी के साथ भी कर सकते हो। बीच में मान लो कभी बारिश आ जाती है, नमी चाहिए होती है ना इसको, तो खेत में तब भी आप डाल सकते हो, फसल में डाल सकते हो। जब मर्जी आए प्रयोग करो, जब मर्जी आए जैसे मर्जी यूज करो, तैयार करके रख लो, बाद में भी यूज कर सकते हो। जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश हमारी फसल की पहुंच से बाहर थी, वो अब कुछ फसल को मिलने लग जाती है। तो क्या होगा? आप समझदार हो, खर्चा तो आपने देख लिया है, मल्टीप्लाई करने का भी ज़्यादा नहीं है, तरीका भी आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खड्डे में भी कर सकते हो, पानी वाला जो चुबच्चा है उसमें भी आप कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। हाँ, एक बात और है, इस मिश्रण में से, घोल में से अगर कुछ लीटर बच जाता है या आप बचा लो, 2-4 लीटर बचा लो, उसे फिर गुड़ डाल दो, पानी डाल दो, रोज हिलाओ, तो फिर तैयार हो जाएगा। 5-7 दिन में तैयार है। सर्दियों में 7 दिन लेगा, गर्मियों में 4 दिन लेगा। दोबारा नहीं खरीदना पड़ेगा। एक और बात, किसी मटके में या बोतल में डालकर मिट्टी में, जमीन के किसी कोने में एक तरफ दबा के रख दो। अगले साल अगली फसल में आप फिर इसको निकाल कर, गुड़ डालकर, पानी डालकर, मल्टीप्लाई कर कर आप प्रयोग कर सकते। चीज़ ऐसी है कि भाई, रंग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा नहीं। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। कम खर्चे में ज़्यादा फायदा है। आपको मेरा ये प्रयास, मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू जी।